अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलखबर। मैं हूं अली सरवर और मैं हूं अरसलान नईम। नाज़रीन, रोजाना की तरह हस्बे मामूल आज भी प्रोग्राम में टॉप स्टोरी शामिल करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में अस्पतालों में जगह कम पड़ गई, तिब्बी माहिरीन का कराची में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। इस हवाले से आज तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि हुकूमत सिंध ने कोविड के हवाले से काफ़ी नरमी बरती, लेकिन अवाम की जानिब से अफसोस के साथ SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोरोना केसेस की शरह मुसलसल बढ़ रही है और बिलखुसूस इंडियन वेरिएंट वायरस जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसके बाइस अमवात का खदशा बढ़ सकता है। अगर अवाम ने एहतियात ना की तो हुकूमत सख्तियाँ कर सकती है। जी अली जी। और दूसरी स्टोरी हमारी होगी FATF के हवाले से कि भारत ने खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का एतराफ़ कर लिया है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने कहा है कि जी हमारी कोशिशों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मौजूद है। मोदी हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा, हमारी ही कोशिशों से पाकिस्तान FATF के रडार पर भी आया। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है जो हिंदुस्तान ने किया है। पाकिस्तान को इस बात के पहले खदशात लाहक थे। इस पर हम बात करेंगे कि जी अब क्या ग्रे लिस्ट में रखना पाकिस्तान पर दबाव बरकरार रखने की कोशिश है और क्या पाकिस्तान को अब किन ममालिक से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ग्रे लिस्ट में जो ममालिक हैं उनमें 18 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। 2 ममालिक हैं जो ब्लैक लिस्ट किया हुआ, जिनको ईरान और साउथ कोरिया को। तो इस पर हम बात करेंगे आज कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कब तक रहेगा, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और पाकिस्तान को ख़ास तौर पर जो कुल 37 ममालिक हैं उनसे किस तरह रब्ता करना चाहिए और किन बातों के शवाहिद वहाँ पेश करने चाहिए। जी बिल्कुल। और अफगान मुहाजिरीन का मामला, सूबाई वज़ीर इत्तला सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से तमाम सिंध की सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत दी। इनका कहना है कि कराची पर यलगार हो सकती है, इसलिए तमाम जमातों को मिलकर इस हवाले से हिकमत अमली तय करनी होगी और मुज़ाकरात करने होंगे कराची के अमन को कायम रखने के लिए। प्रोग्राम की तीसरी स्टोरी ये होगी हमारी, इस पर हमारे साथ मौजूद होंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा, उनसे भी करेंगे तफसीली गुफ्तगू। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जिस तरह हमने प्रोग्राम के शुरू में आपसे कहा कि कराची में डेल्टा वेरिएंट का तेज़ी से फैलाव, अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के मारूफ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, ये डेल्टा वेरिएंट का तेज़ी से फैलाव हो रहा है और तकरीबन बेकाबू हो चुकी है, लेकिन आवाम से जाहिर है आप भी बार बार मुख्तलिफ चैनल्स पर बात करते हैं, मीडिया से आप भी अपील करते हैं कि आवाम से SOPs पर अमल दरामद करें। सर, ये वजूहात क्या हैं? ये फैलाव इतनी तेज़ी से सिर्फ SOPs पर अमल दरामद ना करने से हो रहा है या वैक्सीन ना लगवाने से हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दोनों चीज़ें जो आपने बोली हैं वो दोनों चीज़ें हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि ये इंडियन वेरिएंट है जिसका नाम डेल्टा वेरिएंट कहा जाता है जिसको, और ये इंडियन वेरिएंट अगर मैं शॉर्ट बताऊं तो ये वही वेरिएंट है जो कि इंडिया में तमाम लोगों ने देखा होगा। सोशल मीडिया पे फुटेजेस देखी होंगी, आप टेलीविजन पे आप लोग दिखाते रहे कि इंडिया में 1 महीने पहले कितनी क़यामत मची हुई थी। वो सूरत हाल इस डेल्टा वेरिएंट की वजह से सारा था। और आजकल अगर आप चाहें तो देख लें नेट पे जाके कि इंडोनेशिया में क्या क़यामत मची हुई है, वहाँ पे लोग किस तरीके से इंतकाल कर रहे हैं, किस तरह से अस्पतालों के बाहर रश लगा हुआ है। तो अल्लाह ना करे मैं बार बार इसी तरह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों को कि खुदारा मास्क लगाएं। ईद का जमाना है, लोग मवेशी मंडी जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोग दिखा रहे हैं मवेशी मंडी का हाल कि कोई भी शख्स ना ही खरीदने वाला और ना ही बेचने वाला मास्क लगाता है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम चीजें बहुत तेजी से फैलने के चांसेस हैं। और उसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि ईद का जो नमाज हम पढ़ेंगे उसके बाद ईद के नमाज से पहले जो लोग अपने अपने शहरों में चले जाएंगे मुल्क के, तो खदशा इस बात का है कि ये वेरिएंट हमारे मुल्क में जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस अल्लाह का शुक्र है अभी कम है, तो जाहिर ये होता है कि इसके बाद ये बहुत तेजी से दूसरे शहरों में फैल सकता है। लिहाजा इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। और मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें डॉक्टर्स और तबी अमले में भी कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की शरह बढ़ने लगी है, तो इसकी क्या वजूहात है? देखिए, इसकी वजूहात यही है कि जब
मरीज कोरोना वायरस का इन्फेक्टेड लेके जाएगा डॉक्टर के पास, तो उसको तो जरूर लगेगा, एक नहीं लगाएगा, दूसरा तीसरा तो लगाएगा। मैं ईएनटी का डॉक्टर हूं, मैं नाक कान गला देखता हूं जब मरीज का, तो मैं तो बहुत करीब से देखता हूं। तो अक्सर ये होता है कि मैं देख रहा होता हूं कि अगर उसने मास्क भी लगाया हुआ है और मैं गले के अंदर उसका गला देखने की कोशिश करता हूं डिप्रेसर से, वो मेरे मुंह पे खांस देता है, तो डॉक्टर को तो बड़ा चांसेस होता है या तो डॉक्टर मरीज को देखना छोड़ दे तो वो सेफ रहेगा घर पे बैठे, लेकिन डॉक्टर की जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है, वो मरीज देखता है। और अब तक 206 डॉक्टर जो हैं अब तक इंतकाल कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी फिगर है। मैं समझता हूँ कि ये हमें चाहिए कि एहतियात करें। और इस वक्त कराची का ये हाल है कि ऑलमोस्ट सरकारी जितने भी अस्पताल हैं वो फुल हो चुके हैं, वहां पे जगह नहीं मिल रही है। प्राइवेट के अंदर आगा खान उनके यहाँ फुल है, इंडस हॉस्पिटल इस वक्त फुल है। तो इस वक्त कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पर जो है वो मरीज वहां पे जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे साउथ सिटी है या ज़ियाउद्दीन है, वहां लोग जाते हैं, वहां कुछ बिस्तर खाली है। लेकिन मैं ये मशवरा देता हूं कि खुदारा ये नौबत ना आने दें। ये आप बीमार क्यों हो, अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है तो अननेसेसरीली बाहर जाने से इज्तनाब करें। ईद में नमाज पढ़ें लेकिन मास्क लगा के, फासला रख के, और फिर गले ना मिले, हाथ ना मिलाएं, एहतियाती तदाबीर अपना कर। डॉक्टर कैसन सज्जाद साहब फरमाइएगा, आवाम की जानिब से वैक्सीन लगवाने में उस तरह से तेजी नहीं आ रही जिस तरीके से केसेस का रेशो बढ़ रहा है। सर, वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ जो है अफवाहें भी सरगर्म है, जिसकी वजह से लोग जो है वैक्सीन लगवाने से इज्तनाब भी करते हुए नजर आते हैं, या वैसी गुफ्तगू भी करते हैं कि जी अगर वैक्सीन लगवा ली तो शायद 2 साल बाद जो है कुछ ना कुछ इस तरह की जो बातें आप भी सुन रहे होंगे। सर, कैसे मतलब काबू पाने के लिए वैक्सीन कितनी ज्यादा जरूरी है? सर, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और मुझे जब ये वीडियो किसी ने देख के मुझे फोन किया और कहा कि जी सर आपने मुझे कहा था, मैंने वैक्सीन लगवा लिया और अब तो वो आ गया है कि 2 साल के बाद हम मर जाएंगे, तो मुझे एक हंसी आई और मैंने कहा यार आप मुसलमान हैं या काफिर हैं? कह रहे सर क्या बात कर रहे हैं, मैं मुसलमान हूं। तो मैंने कहा यार जब मुसलमान है तो आपको पता है कि किस दिन मरेंगे हम? तो चुप हो गए वो कि हाँ डॉक्टर साहब ये बात तो है। मैंने कहा भाई हमें तो पता, हाँ हम बहैसियत मुसलमान के मौत पे यकीन जरूर रखते हैं, लेकिन इस बात का कोई तायुन नहीं कर सकता दुनिया में सिवाय अल्लाह ताला के, उस परवरदिगार के, कि आपकी मौत हमारी मौत किस दिन होनी है, बेहतर जानता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं जाऊंगा इस हवाले से, जरूर बताइए कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उन्हें कितना खतरा होगा डेल्टा वेरिएंट से, जो भारतीय किस्म की हम बात कर रहे हैं चौथी लहर की? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी सोशल मीडिया पे जो भी ये नेगेटिव चीजें आ रही हैं, खुदारा इस पे ध्यान ना दें। साइंस का जमाना है, जो साइंटिफिक तरीका है उस पर यकीन करें, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जिस तरह आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जैसा कहता है उसको फॉलो करते हैं, तो ये भी एक बीमारी है, डॉक्टर को फॉलो करें। नंबर 2 बात यह है कि वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है। अभी जो सूरत हाल बन रही है उसमें जो मेजॉरिटी लोग जो अस्पताल में दाखिल है वो लोग दाखिल हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो भी बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनकी शिद्दत कम है। तो लिहाजा जो जिन्होंने वैक्सीन बनाई है वो भी 100% दावा नहीं कर रहे हैं कि ये वैक्सीन 100% प्रोटेक्ट करता है। तो मैं तमाम लोगों को, आपके तमाम व्यूवर्स को, नाजरीन को मैं हाथ जोड़ के मशवरा देता हूं कि खुदारा SOPs पे अमल दरामद करें, SOPs को फॉलो करें, मास्क लगाएं जब आप बाहर जा रहे हैं, और वैक्सीन खुद भी लगाएं, अपने घर वालों को लगाएं, अपने महल्ले वालों से कहें कि जल्द से जल्द लगाएं, और आप अपनी जान बचाएं, अपने लोगों की जान बचाएं, अपने तमाम आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हों उनकी जान बचाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया है तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी, आपकी क्या राय? आप क्या समझते हैं कि अब दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाना होगा हमें? तालीमी इदारे फिर से जो है तालीमी सरगर्मियां जो है वो मुअत्तल की जाएंगी ताकि शरह पर काबू पाया जा सके? देखिए बात सारी ये है कि मैं बारहा कहता हूं कि अब लॉकडाउन वाला सिलसिला मेरा ख्याल में खत्म हो गया है, अब बिल्कुल खत्म हो गया है। लोग खुद चाह रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि हुकूमत तो
रिलैक्स दे रही है, रिलैक्सेशन दे रही है, सब कुछ खोल दिया। अभी कुछ दिन पहले शादी हॉल भी खुल गया, लेकिन मुझे इत्तेफाक जो हुआ एक शादी में जाने का, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसी शादी में आ गया हूं कि जहां कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक औरत ने, एक मर्द ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। खाने का निजाम जो है वो बुफे सिस्टम था। तमाम लोग जब खाने का हुआ तो सब लोग वहां दौड़े और सब हुजूम के साथ खाना ले रहे थे। तो जब आप खुद एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे तो हुकूमत क्या करेगी? यकीनन हुकूमत फिर बंद करेगी सब चीजें। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर तरीका यही है कि बीमारी से भी महफूज रहें और आपकी मईशत, आपका कारोबार, आपकी तमाम चीजें चलती रहें, तालीम वगैरह सब चलता रहे। उसका तरीका यही है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। अगर आप दुकानदार हैं तो खुद भी मास्क लगाइए, खुद भी वैक्सीनेट हो, अपने जो नौकर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहा है उसको भी वैक्सीनेट करें, उसको भी कहें कि मास्क पहने, और जो ग्राहक आता है, जो कस्टमर आता है, उसको भी कहें कि मास्क लगा के आओ। हमारे क्लिनिक में, डॉक्टर्स के क्लिनिक में जितने भी लोग मरीज आते हैं, हम उनको जोर देते हैं कि जी मास्क लगा के अंदर आएंगे क्लिनिक के अंदर। एहतियाती तदबीर अपनाना, मास्क लगाना इंतहाई जरूरी है। सर ये फरमाइएगा, कोविड की जाहिरी तौर पर वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं। सर इसकी बुनियादी क्या वजह है और क्या एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए ताकि दोबारा वो शिकार ना हो? देखें, अभी भी मैंने आपको ये बात बताई है कि जिन्होंने वैक्सीन बनाया है उन तमाम लोगों ने क्लेम नहीं किया है कि जो मेरी वैक्सीन लगाओगे तो 100% आप प्रोटेक्ट हो जाओगे कोरोना से और आप बीमार नहीं पड़ोगे। उन्होंने भी नहीं कंप्लेन की, उन्होंने भी ये दावा नहीं किया है। लिहाजा मैं बार बार ये कह रहा हूं जब से वैक्सीन आया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है वो टार्जन ना बने, वो वही काम करें जो दूसरे कर रहे हैं। यानी कि मास्क लगाइए जब आप कहीं जाते हैं, मजमे में या लोगों के साथ बैठते हैं, और फासला रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ को बार बार धोएं या सैनिटाइज करें, तो आप इंशाअल्लाह ताला बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि नहीं मैं तो वैक्सीन लगाया है, मैं मास्क क्यों लगाऊं, तो आप भी बीमार होंगे। लेकिन एक फायदा ये होता है, आपको बहुत परेशानी तो होगी लेकिन शिद्दत शायद ना हो। लेकिन अगर आप रवैया आपका यही रहेगा, और चूंकि बहुत से लोग जब बीमार होते हैं तो बहुत वीक हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, वो शायद अच्छा इसमें डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, नुकसान हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी देहात की बनिस्बत शहरों में ये बहुत ज़्यादा है, शायद आबादी भी ज़्यादा है या हम लोग बहुत ज़्यादा जिस तरह बढ़ गया, खासतौर पर कराची शहर की आबादी तो बहुत ज़्यादा हो गई, 3 करोड़ से भी ज़ायद। तो कुछ लोग कहते हैं यार हम तो गांव देहात में जाते हैं तो वहाँ तो नज़र नहीं आते हैं मास्क लगाए हुए लोग भी, और कोरोना से अफेक्टेड बहुत कम लोगों की तादाद है। सर इसकी क्या वजूहत है कि वहाँ कम है इसका फैलाव और शहरों में ज़्यादा है? देखिए, आप तो गांव बहुत दूर चले गए भाई। कराची के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर जो है वो लोग बीमार नहीं है कोरोना के। बहुत सारे लोगों के आप पता कीजिएगा कि बहुत सारे लोगों के घरों में ड्राइवर, मासी जिन जगहों से आती हैं उनसे पूछें आप कि क्या आपके मोहल्ले में कोई कोरोना का मरीज है, कहेगा नहीं हमारे यहाँ तो कोई नहीं। कोई खानदान में है, वो कहेंगे नहीं है। मैंने एडी के साथ मिलकर इसका सर्वे किया है। मच्छर कॉलोनी, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, आजम बस्ती, ये तमाम जगहों पे कोई कोरोना के मरीज शायद ही इक्का दुक्का होगा। उसकी एक वजह है, आपका जो सवाल है गांव का वो भी मैं मिला लेता हूं, उसकी एक वजह है कि उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी गंदगी ले लेके वो उनकी इम्यून हो जाते हैं, और वो ना मिनरल वाटर पीते हैं, वो नॉर्मल वाटर पीते हैं। वो तमाम ऐसे लोग उनको उनकी जो है वो ये बीमारी उनको है जो कि मिनरल वाटर पीते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो लिहाजा ये इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि आपको ये बीमारी जो है आप पे असरअंदाज ना हो। और अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, कौन सी ऐसी ग़िज़ाई अजनास हैं जिनके जरिए इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है? थोड़ा सा नाज़रीन को सवाल से देखिए, उसके अंदर बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो हमारा ईस्टर्न खाना है वो खाना खाइए, जैसे सब्जी है, दाल है, मछली है, अंडा है, दूध पिया जाए, और पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाए। पानी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाता है। और इन सब से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे जो शहरी लोग हैं जो कि नहीं करते हैं, कि जो रात को 3-3 बजे तक जागते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्यूनिटी कम करता है। फजर की नमाज पढ़ के सोते हैं, या जी हम तो सवार और फिर दिन भर सोते रहते हैं, इससे कुव्वत मदाफियत कम होती है। तो अगर आपको कुव्वत मदाफियत बढ़ानी है तो रात को 7 से 8 घंटे की नींद करनी है, जो कि कुरान शरीफ में भी यही बात लिखी है और साइंस भी यही बात कहती है
कि रात को आप 7 से 8 घंटे की नींद करें, आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है और आप बहुत सारी वायरल बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। हमें बता रहे थे कि कराची में डेल्टा वेरिएंट भारतीय किस्म का तेजी से जो फैलाव है, अस्पतालों में जगह ख़त्म तकरीबन हो चुकी है। इस हवाले से इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्दुल बारी ने भी यही कहा था। और ख़ासतौर पर सिंध भर में मजमूई तौर पर जो वायरस के मस्बत आने की शरह है वो 8.54% रिकॉर्ड की गई, जबकि कराची में ये शरह 92% है। और इसी पर हम बात कर रहे थे जी, और ख़ासतौर पर गैर कानूनी जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ से भारतीय किस्म का जो कोरोना डेल्टा वेरिएंट है इसका फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए थी अरसलान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि जाहिर है उसमें भी कुछ हुकूमती एहलकार, यकीनन हुकूमती मशीनरी के कुछ लोग हैं जो मुलव्विस हैं, और इस तरह की गैर कानूनी मंडियाँ जगह जगह हम देख रहे हैं। अच्छा, लोग भी जो जा रहे हैं मवेशी मंडी वो भी ज़ाहिर है SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, और ज़ाहिर है जो व्यापारी वहाँ से आए हैं वो तो बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे, और ख़ासतौर बच्चों को भी लेकर के जा रहे हैं मंडियों में, तो इससे बड़ा नुकसान होगा। इसलिए डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी बार बार यही गुजारिश कर रहे थे कि कोरोना की सूरत हाल बेकाबू हो चुकी है, तो खुदारा एहतियात कीजिए, और जो एहतियाती तदबीर डॉक्टर साहब ने बताई हैं उस पर अमल कीजिए। और साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है जिन हजरात ने, वो भी अब टार्जन ना बने, बल्कि उन्हें भी ख़तरा होगा। ठीक है, उनके मुकाबले में कम होगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, लेकिन उनको भी एहतियात की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है, सैनिटाइज हाथ यकीन करने की ज़रूरत है। बिलखुसूस जिस तरह शादी ब्याह की तकरीबात दोबारा एकदम शुरू हो गई हैं लॉकडाउन का ख़त्म होते ही, तो उस पर भी थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, फासला, समाजी फासला ज़रूर बरकरार रखें। असलन यही जो तमाम एहतियाती तदबीर हैं जिन पर अपना कर इससे महफूज रहा जा सकता है। बिल्कुल, इस हवाले से थोड़ा सा आपको तफसीली बताता चलूँ तो आज तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने भी इस हवाले से खबरदार किया, जबकि इंडस हॉस्पिटल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी की जानिब से भी जो है कहा गया है कि जो डेल्टा वेरिएंट वायरस है इसकी शरह बिल्कुल बेकाबू होती जा रही है और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद इससे मुतासिर हो रही है। बहरहाल आवाम से यही गुजारिश है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं और ताकि कोरोना की इस किस्म से बचा जा सके, जबकि वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। बढ़ते नाज़रीन प्रोग्राम में अपनी अगली स्टोरी की जानिब, पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारिजा ने आज इनका कहना था कि FATF में भारतीय मनफी किरदार के बयान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया है। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर शहरोज खान लोधी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहरोज खान लोधी साहब, यकीनी तौर पर FATF के हवाले से हम पहले भी आपको प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू कर चुके हैं, और ग्रे लिस्ट के हवाले से पाकिस्तान ने 26 जो नुकात थे उस पर अमल दरामद कर लिया। एक नुकात की 6 जो बाकी दीगर शिक्स थी उन पर उसके हवाले से जो है पाकिस्तान इक़दाम कर रहा था। आज भारत का जो मनफी किरदार है वो उनके जो एक वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से, उनके अजय शंकर की जानिब से एतराफ़ किया गया। सर कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे इस हवाले से? बेनकाब हो चुका भारत आज? देखें, भारत भी जानते हैं और पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारत हमारे मुखालिफ शुरू से रहा है, हमारा दुश्मन है, ये कोई इसमें नई बात नहीं है। बट हमारा जो ब्लैक लिस्ट का जो खतरा था अब वो बिल्कुल भी नहीं है। सवाल तो अब ये है कि हमें अब ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आना है, जिसके लिए इस मौजूदा हुकूमत ने जो 27 पॉइंट थे उसमें से जो 26 पॉइंट थे उसको बहुत एक, जिसको आप कह सकते हैं बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ काम किया। और एक आप इसमें ये देख सकते हैं कि बड़ी एक हार्ड वर्किंग के साथ कंप्लाइंस की। और अब जो इनके MER जो रिकमेंडेशन है, जिसकी जो MER की रिकमेंडेशन जो 40 मेरे ख्याल से जो रिकमेंडेशन है उस पर हमने काम करना है। उसके लिए हमारे पास अब इतना टाइम भी है कि उसमें हम काम करेंगे, जिसमें से जो 37वां और 38वां जो मेरे ख्याल से पॉइंट है, जिसमें से जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेट करता है, तो उस पर अगर हम अपना एक सिंसेरिटी के साथ, जिसमें अपोजिशन को और हुकूमत को अपना एक रोल प्ले करना होगा, और इस पर अगर हम कोई अपना लॉ अबाइडिंग सिचुएशन बनाएं, तो डेफिनेटली कि भारत हो या फिर कोई और कंट्री हो, हमें कोई नहीं रोक सकता इसमें आने के लिए। जी सही कह रहे हैं आप। इसमें एक और बात भी है ना, देखिए ये तो एतराफ़ उनके अपने वज़ीर ख़ारिजा ने एक सेमिनार से खिताब करते हुए किया, जयशंकर ने, कि हमारी कोशिशों से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती हैं, ज़ाहिर है हम तो 74 साल से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है 14 अगस्त 1947 से, कि भारत मुसलसल साजिशें करता है पाकिस्तान के दर पर राय सलामती के। अब ठीक है जी, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो इस ऐसे मौके पर आप क्या समझते हैं, क्या ग्रे लिस्ट में रखना पाकिस्तान पर दबाव बरकरार रखने की भारत की कोशिश है, या और भी अवामिल हैं? देखिए, मैं आप
मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि मैं आपको देखें हजारों मिसालें दे सकता हूँ मिनिस्टर्स की, प्राइम मिनिस्टर्स की डिफरेंट कंट्रीज के, कि जिन्होंने ऐसी बयानबाजियां की हैं कि जिसको अगर कंसीडर किया जाए, जो ये FATF की मेंबर कंट्रीज हैं, कि जिसके बाद बुनियादी वजहों के बाद, अब आप मुझे ये बताएं ना कि जो ये हमारी मनी लॉन्ड्रिंग की जो शक है, जो टेरर फाइनेंसिंग के, क्या आपको नहीं लगता क्या ये हमारी तकरीबन, अगर आप कोई कंट्रीज देखें अराउंड कोई एस्टीमेट ले लें 150-152 होंगी, तो क्या आपको लगता है कि ये जितनी भी टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जो कंडीशंस हम पे रखी गई हैं, तो बाकी कंट्रीज इसको कंप्लाइंस करती होंगी? 50% नहीं करती होंगी। नहीं करती, जब वो नहीं करती, देखिए आप, मैं आपको अगर एक चीज आपसे शेयर करूं, देखिए लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आपको बताऊं तो वहाँ क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती? वहाँ भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। सवाल ये है कि जब आप कंपैरिजन ऐसी कंट्रीज का पाकिस्तान के साथ करते हैं, इसीलिए मेरा सवाल का दूसरा मैं हिस्सा जो आपको था, इंडिया की नहीं मैं इजाफा करना चाह रहा था इसमें कि आपने शायद तो सुना नहीं, मैंने कहा था ग्रे लिस्ट में रखना पाकिस्तान पर दबाव बरकरार रखने की कोशिश है, यानी कि दबाव बरकरार रखना है पाकिस्तान पर, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। देखें ये जो FATF कहता है कि ये टेक्निकली फोरम है, तकनीकी और गैर सियासी बुनियादों पर इसमें फैसले होते हैं। अब ये बात कितनी सच है इसमें तो मतलब हर किसी आप ये निशान नहीं करना चाह रहे हैं शेर खान लूरी साहब के FATF अब सियासी फोरम बन चुका है? बिल्कुल, देखें हमारी कंट्रीज की इवेल्युएशन वो कंट्री भी कर रही है जो कि हमारी मुखालिफ रही है, जिसमें जो भारत है, जिससे हम 3 जंगें लड़ चुके हैं, वो हमारी इवेल्युएशन लोधी साहब 37 ममालिक है, 37 कंट्रीज हैं FATF। मैं आपको उसकी एक मेंबर कंट्री बता रहा हूं शामिल है इसमें। देखें अगर आप राफेल की अगर डील देखें, जिसकी कांग्रेस खुद ये कहती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर लॉन्ड्रिंग के अंदर, इसकी कमीशन के अंदर इन्वॉल्व है, तो क्या ये FATF जो इनके ऊपर क्यों नहीं लगाता मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, क्यों इनको ग्रे लिस्ट के अंदर और दूसरी चीजों के अंदर नहीं फंसाता? सर इसके अलावा बड़ी अहम बात बताऊं आपको, जिस पर उन्होंने कहा है बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ FATF वालों के ऊपर, कि 2 लोग भारत ने पिछले 2 माह में पकड़े गए जो यूरेनियम ब्लैक मार्केट में यूरेनियम असुदगी कर रहे थे, यूरेनियम बेच रहे थे, और ये बहुत बड़ी बात है। देखें इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि हमारी जो मुखालिफ कंट्रीज हैं, जो हमें एक ग्रो कंट्री नहीं देख सकती, एक वेल स्टेबल कंट्री नहीं देख सकती, तो वो तो है, चल मान ली हमने, जिसमें कोई नई बात नहीं कि भारत हमारे खिलाफ साजिश करता है, कोई इसको एक्सेप्ट करे कोई ना करे। बट द थिंग इज कि क्या वेदर हम इतना ऑनेस्टी के साथ चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, हमारे पे भी ये सवाल बनता है ना। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, नो डाउट इन इट, ऑनेस्टी के साथ डिफरेंट चीजों के ऊपर कंप्लाइंस करती नजर आई है और कर रही है। हमारी इंटरनल इकोनॉमी भी माशाल्लाह डिफरेंट सेक्टर्स में परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, नजर आती है। इसकी कंप्लाइंस में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को कंप्लाइंस दिखाई नजर आती है। और जो हमारे MER के जो म्यूचुअल एवेल्युएशन के जो 40 रिकमेंडेशन पॉइंट है, जिसमें मैंने आपको पहले जिक्र किया, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग का जो हमारा है, मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि हमें, क्योंकि देखें ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज हम इसके ऊपर आमादा हो, वो तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज हम मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर कोई ऐसा मुआहदा करें और कल कोई हमारा बंदा उठा ले। ऐसा नहीं तो सियासी है ना सर। देखिए ये सर FATF 1989 में ये बना था, उस वक्त ये शामिल नहीं था। 9/11 के बाद 2001 में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को शामिल कर लिया इन्होंने, जाहिर है इस पर उसके बाद पाकिस्तान को इसमें ऐसी बात नहीं 2018 में को पाकिस्तान पहली बार शामिल हुआ, इससे पहले भी 2 मरतबा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में किया गया था, फिर बाहर आ जाता पाकिस्तान, अब फिर भी हम कोशिशें कर रहे हैं। देखिए अगर सियासी बुनियादों के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये मैंने तो आपसे जैसे पहले कहा कि अगर हम इसका दूसरी ममालिक डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो कि ऑलरेडी मतलब जिनका इकोनॉमिक साइज भी बहुत ज्यादा है और वो हमसे हर चीज में आगे हैं, लेकिन मैंने आपसे वही सवाल किया कि क्या वहाँ अपना मनी टेरर फाइनेंसिंग लॉन्ड्रिंग ऐसी चीजें नहीं होती? ऑब्वियसली वहाँ होती हैं। तो जब हम उससे कंपैरिजन कर रहे हैं और पाकिस्तान को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे साथ ज्यादती है। और ये वाकई ही जिसको हम कहते हैं, आप ज़ाहिर है क्योंकि तजिया बड़ा गहरा जाविया आपका तमाम चीज़ों पर, इनका ये एतराफ़ जो बीजेपी के जयशंकर साहब हैं, इन्होंने एक तकरीब में ये एतराफ़ किया कि बीजेपी हुकूमत की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान जो है FATF में ग्रे लिस्ट में। सर तो अब इनका ये एतराफ़, इनका ये बयान, इसको आप कितना बेहतर तौर मतलब देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के फेवर में साबित होगा? आलमी बिरादरी इसको किस तरीके से लेगी? FATF के हुकाम इसको किस तरीके से लेंगे जो मेंबर ममालिक है? क्या पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से बाहर आसानी से निकल सकता है? देखें ये तो मैंने आपसे पहले भी शो में अर्ज किया था कि देखें पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं है
और पाकिस्तान ऑलरेडी इतना अपने अंदर स्टैमिना रखता है, खुद को ग्रोथ की तरफ लेके जाता हुआ दिखाई देता है, हमारी पॉलिसीज दिखाई देती हैं। ऐसी बयानबाजियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अल्हम्दुलिल्लाह सीपैक में ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे साथ चाइना है, हमारी डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज हमारे साथ है, हमारे साथ यूएई है, हमारे साथ सऊदीया कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज खड़ी हुई हैं। हमारी माशाल्लाह और हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमारी बढ़ रही हैं, हमारी कंट्रीज के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो ऑब्वियसली हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा ग्रोथ पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बयानबाजियों से सिवाय इस चीज के कि मुल्क को एक इंतशार खिलाया जाए, नहीं, इसमें तो लोधी साहब, इसमें ये भी तो देखें ना, अब जब आप अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर तमाम चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। ऑब्वियसली देखें मैं यही आपको कह रहा हूँ ना कि ऑब्वियसली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, जो करंट प्राइम मिनिस्टर है और जो मौजूदा हमारी हुकूमत है, स्पेशली हमारी जो इकोनॉमिक टीम है और स्पेशली हमारी जो लॉ की टीम है जो इस चीज पे काम कर रही है, अप्रिशिएबल है। कोई जो चीज अच्छी है देखिए उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट कहकर फायदा हुआ पाकिस्तान का या सर नुकसान हो रहा है? देखें एब्सोल्युटली नॉट पे इस वक्त अगर मैं आपको कमेंट करना चाहूँ तो देखें ये हमारी वक्त की जरूरत है। देखें जो इस वक्त टेंस सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर और जो अमेरिका हमसे डिमांड करता है, तो ये ऑब्वियसली हमारे मुल्क के लिए कोई सर तरक्की पजीर मुल्क है आपका और इस पाबंदियां लग गई इस तरह की, IMF ने कर्जा देने से मना कर दिया, मजीद सख्त शराइत हो गई आपके ऊपर, आप तो मुसलसल नुकसान किए जा रहे हैं। देखें ऐसा हो नहीं सकता ना, पॉसिबल वे आउट ऐसी है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा पूरे वर्ल्ड के अंदर सेंटर पॉइंट है कि जिसकी आप कोई ना कोई चीज बंद नहीं कर सकते, कोई चीज रोक नहीं सकते। ऑब्वियसली हर चीज आपकी इस सेंटर के अंदर कहीं ना कहीं से इंटरलिंक होती है, तो ये आप इसको नेसेसिटी समझे या इसको अपनी जरूरत समझे या इसको आप एज अ फ्रेंडली लेके चलें, या आप ये डिफरेंट वर्ल्ड को सोचना है, ये हमने नहीं सोचना। बट ऑब्वियसली हम किसी चीज को जो हमारे मुल्क के मफाद के लिए बिल्कुल अगेंस्ट हो, अपोजिट हो, ऑब्वियसली उसको ना हमारा करंट प्राइम मिनिस्टर हाँ कर सकता है या कोई और उसको हाँ कर सकता है। तो लेकिन जो बात रही FATF की रिकमेंडेशंस की, ऑब्वियसली वो जो रिकमेंडेशंस हमें दे रहा है हमें उसको कंप्लाइंस करना है। ऑब्वियसली इसके लिए हमारा अपना फायदा है, अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम करते हैं, अगर हम टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर उसकी रोकथाम के लिए काम करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका हमारी बिल्कुल ठीक है। लेकिन लोधी साहब, लेकिन अगर पाकिस्तान को मजीद उन्होंने रखा, मजीद रगड़ा देने के लिए ग्रे लिस्ट में नवंबर के बाद भी पाकिस्तान को रखा, तो आप जानते हैं कितने अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। देखिए अरबों रुपए का नुकसान तो स्टिल भी हो गया है और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि आगे ऐसा हो। बट जो मुझे दिखाई देता है और जो मेरी कोऑर्डिनेशन डिफरेंट लोगों के साथ रहती है हमारे सर, ये तो फिर यही होगा एब्सोल्युटली नोट पे यू टर्न होगा तो फिर नुकसान कम होगा। देखें ऐसा मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सिचुएशन आए कि जिससे हमें किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। बट ये जो कंडीशंस हैं ऑब्वियसली इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमने ऑब्वियसली उसको सेटिस्फाई किया है FATF को। शहरोज खान लोधी जरा फरमाइएगा, अब पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इस हवाले से, क्योंकि इससे कबल भी 26 नुकात पे तो पाकिस्तान तकरीबन अमल कर चुका है, जो बाकी रिमेनिंग एक नुकात रहा है जिसकी कुछ शीर्ष हैं जिन पर काम पाकिस्तान कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं? और फिर अब ये चीजें भी एक्सपोज होती चली जा रही है कि पॉलिटिकली इस फोरम को इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर बहुत मुस्बत इकदाम किए हैं और उसके नताइज भी सामने आए हैं और इसका एतराफ भी किया गया है। तो फिर ग्रे लिस्ट में मजीद अगर रखा जाएगा या इस हवाले से पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर, बताइएगा। देखिए इसका तो एक सिंपल सा एक रूल है कि ऑब्वियसली जो आप ऑब्वियसली किसी को रिकमेंडेशन देते हैं और आप किसी के कंट्री के ऊपर एक अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई आप उसको किसी चीज के अंदर रखते हैं, जैसे आपने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली जब उसको आप रिकमेंडेशन जो भी होती हैं आप उसको जितना जल्दी सेटिस्फाई करेंगे, जो आपकी एक्सटेंस लाइन होती है, जो आपकी एक्सटेंडेड होती है, उस पर आपकी जो हेयरिंग्स होती हैं, आपकी उसकी दोबारा स्क्रूटनी होती है, दोबारा मॉनिटरिंग होती है, ऑब्वियसली आप उसको कंडीशन को फुलफिल करते हैं जो आपकी रिकमेंडेशन है, तो दैन ऑब्वियसली इंशाल्लाह आप ग्रे लिस्ट से उठ के अपनी वाइट लिस्ट में चले आते हैं और उसके सारे मामला हो जाते हैं। ये भी मैं चाहूंगा थोड़ा सा बता दें नाज़रीन को कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, तो इससे मईशत और दिफा पर इसके क्या असरात होंगे? देखें इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा तो ये होता है कि ऑब्वियसली आपकी जो ट्रेड होती है वो डिफरेंट जगहों पे रुकती है, हिट होती है, और ऑब्वियसली जब आपके जो डिफरेंट चैनल्स होते हैं जहाँ से आपकी ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो जब आपकी ऐसी रेटिंग्स होती हैं
तो उसकी वजह से आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जिसको कह सकते हैं वो हिट आउट होती है, क्योंकि आपका जो स्टेटस होता है कंट्री का वो ऑब्वियसली जब व्हाइट लिस्ट में नहीं है, जब ग्रे लिस्ट में है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपकी इम्पैक्ट हो रही होती हैं। फिर आपकी जो कंट्री का एक इमेज होता है, मैं वही इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि अगर आपका कोई ऐसी शिक है, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप ग्रे से व्हाइट में नहीं जा पा रहे हो, वो पॉइंट है कि जिससे आपकी डिसीजन मेकर को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसके लिए मतलब डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है कि वो वेदर इस कंट्री के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करे या कोई और अपॉर्चुनिटीज़ देखे, तो इसके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से आपको, आपके इन्वेस्टर्स को, आपके दूसरे लोगों को आपकी कंट्रीज के अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने में, डिसीजन लेने में थोड़ी मुश्किलात सामना ऑब्वियसली फेस करना पड़ती हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी की जो आपने बात करी, ऑब्वियसली जब आप ऐसी रिकमेंडेशन पूरी करें तो आपकी फिर जो भी करंट गवर्नमेंट है या जो मौजूदा आने वाली कोई गवर्नमेंट हो, तो उसका फिर यही काम होना चाहिए कि जो IMF की जो आपने कंडीशंस फुलफिल करी, ऑब्वियसली वो आपके मुल्क के फेवर के अंदर थी और वो आपने करी भी, तो उसका फिर ये होना चाहिए कि वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए, उसकी आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसकी क्वार्टरली बेसिस पर आप मॉनिटरिंग करें, उसको आप रोकथाम के लिए जितना मिनिमल टू मिनिमल रखें उतना बेहतर है, ताकि आपको कल को दोबारा ये पॉइंट ना हो कि आप उठ के दोबारा फिर पीछे बैकवर्ड तरफ मूव होना है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, नवंबर तक क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा या नवंबर के बाद भी हो सकता है कि बरकरार रखा जाएगा ग्रे लिस्ट में? परफॉर्मेंस हमारी हुकूमत कितनी जल्दी और कितनी चलें जी, बहुत शुक्रिया। शेरोज़ खान लोधी साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे भारतीय साजिश एक बार फिर बेनकाब, और ख़ुद ही बेनकाब उन्होंने की है। उन्होंने एतराफ़ किया भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिशों से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। और असलान ये बात भी है कि सिर्फ हिंदुस्तान की कोशिशों से नहीं है पाकिस्तान, इसमें फ्रांस का भी बड़ा किरदार रहा है। यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, क्योंकि ख़त्म नबूवत के हवाले से यहाँ जो मुजाहरे हुए उसमें ख़ास तौर पर फ्रांस के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ हुआ और होना भी चाहिए था। तो इसलिए पाकिस्तान को इन तमाम चीज़ों पर पहले से तैयारी करनी चाहिए और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 27 जो नुकात थे उसमें से 26 नहीं 27 से पाकिस्तान ने अमल दरामद किया था। एक नुकात खामखा उन्होंने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को उसमें मज़ीद बढ़ा दी, एक्सटेंशन कर दी, उसमें 6 मज़ीद इजाफी शराइत बता दी कि ये आपके यहाँ नहीं हो रहा। और जिस तरह शेरोज़ खान लोधी साहब फरमा रहे थे, बहुत से ममालिक हैं, 37 FATF के ममालिक में बहुत सारे ऐसे ममालिक शामिल हैं जिनके मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग अब भी हो रही है। हिंदुस्तान उनकी सबसे बड़ी मिसाल है, लेकिन उस तरफ से आंखें बंद की हुई हैं। बिल्कुल, और इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बड़े बेहतरीन किस्म के इकदाम किए और कोई जवाब नहीं था। इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे और उनका ये भी कहना था कि FATF को सियासी फ़ौरम नहीं है, लेकिन इसको सियासत की नज़र किया जा रहा है। और आज हमने देखा कि जयशंकर के इस बयान के बाद, इस एतराफ़ के बाद ये वाज़े हो गया। और जिस तरीके से फ्रांस का भी हवाला दिया अली सरवर ने, तो पुरतशद्दुद जो एहतजाजी मुजाहरे हुए थे जो कि होना चाहिए थे, क्योंकि जज्बात मुसलमानों के मजरू होते हैं, तो फ्रांस को भी एक शदीद गम और गुस्सा था और इसी चीज़ों को जवाब बनाकर जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया और इसमें भारत और फ्रांस का नुमाया किरदार था। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है हेडलाइन न्यूज़ का। चलते हैं हेडलाइंस के बाद। हेडलाइंस के बाद दोबारा हाजिर होंगे, मैं और अली सरवर आपके साथ मौजूद होंगे। देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। PSP के इन्हें खुश आमदीद कहेंगे और इनसे हम बात करेंगे कि जनाब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया से गुफ्तगू की नासिर हुसैन शाह साहब ने, इस हवाले से हम बात करें, उनसे पूछें। अली, और इस हवाले से अफगान मुहाजिरीन के मामले पर वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से तमाम सियासी जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई है कि वो आएँ, मिल बैठ कर जो है इस हवाले से मुज़ाकरात करें, बात करें, क्योंकि ये एक अहम संगीन मसला है। अफगानिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। इस हवाले से हम देखते हैं कि आज भी अफगानिस्तान ने जो अफगान वज़ीर सफ़ीर की जो साहबजादी हैं उनके अगवा का मामला था, उस पर सफ़ीर को भी वापस बुला लिया था, अमले को भी, जिस पर पाकिस्तान ने नज़रसानी के हवाले से भी कहा। तो दिन ब दिन सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती चली जा रही है। दूसरी जानिब हम देखते हैं अफगानिस्तान में तालिबान के दरमियान और
अफगान हुकूमत के दरमियान जो झड़पें वो बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने भी सरहदों पर जो बाढ़ का काम है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया और इस हवाले से सरहद मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला भी किया गया है। और गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा कि जिस तरीके से सूरत हाल थी, वज़ीर इत्तला सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से ऐसा कहा गया कि कराची पर ये अलगार होने वाली है, इस अलगार को कैसे रोका जाए, इस हवाले से मिलकर जो है वो काम करना चाहिए। और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ये एक अली सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से इकदाम था, जिस पर इनका कहना था कि हमें मिलकर जो है इस हवाले से इक़दाम करने होंगे क्योंकि ये सब का मसला है। और इस हवाले से इनको ये भी कहना था कि ख्वाजा इजहार की जो बातें हैं और जो उनके बयानात थे उस पर भी उन्होंने शदीद तनकीद की और इस हवाले से उनको कहना था कि मिल बैठ कर जो है काम करना चाहिए, बयानबाजी। और बिल्कुल अरसलान, बहुत अच्छी बात है, दावत दी उन सब तमाम जमातों को, जमात इस्लामी को भी, PSP को भी, MQM को भी। और बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची पर ये जलगार होने वाली है। अगर इनखला ज़ाहिर वहाँ से हो गया है अमेरिका का और वहाँ खाना जंगी की सूरत हाल है, अगर अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान का रुख करते हैं तो माजी में भी हमने ये देखा कि वो पाकिस्तान के दीगर शहरों के मुकाबले में सिर्फ कराची का रुख करते हैं, यानी सिंध का सबसे बड़ा और पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा शहर है कराची। और बल्कि मैं तो ये खबर का हवाला देना चाहूँगा कि अफगान सफ़ीर की बेटी अगवा हुई और बड़ा ड्रामा रचाया अफगानिस्तान ने, हिंदुस्तान के साथ मिलकर वापस भी वो आ गई। तो उससे पहले उन्होंने जनाब ऐलान कर दिया, अपना अफगान हुकूमत ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। तो खुदारा पूरा पाकिस्तान हाथ बांध कर आपसे दस्तबदस्ता गुजारिश कर रहा है, अफगान सफ़ीर को सिर्फ वापस ना बुलाए, 40 लाख अफगानी भी आप ही के हैं यहाँ, इन्हें भी वापस बुला लें। आप ही के मुल्क के शहरी हैं जो जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर कराची में बस गए या पाकिस्तान के दीगर शहरों में आबाद हो गए, तो इतने गैरत है तो इनको भी वापस बुलाएं, ये भी आप ही के लोग हैं। सिर्फ अफगान सफ़ीर तो आपका नहीं है, ये लोग भी आप ही के हैं, इनको भी खुदारा वापस बुला लें। आ गए हम 1981 से भुगत रहे हैं लोगों को, अरबों खरबों रुपए इनके ऊपर लग चुका है पाकिस्तान का, जो कि यहाँ के शहरियों का, पाकिस्तान के लोगों का हक था जो आप लोगों ने हड़प कर लिया। लेकिन जाहिर है अफगान पनाह गुज़ीनों को पाकिस्तान ने नहीं कहा था कि 40 साल हमने रखना है, ये कुछ वक्त के लिए होता है। दुनिया के किसी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद कभी आबाद नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में हुई, बिलखुसूस कराची में आकर आबाद हुए। जी बिल्कुल। और सियासी सूरत हाल के हवाले से भी वज़ीर इत्तला सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद कामयाबियाँ इस्तेहाल जो है वो बाकायदा तौर पर हासिल करेगी, जबकि अब धांधली का दौर चला गया, धांधली नहीं होने देंगे। इनके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि बोरी बंद लाशों का जो दौर है वो चला गया है, अब ये पुरअमन कराची है। प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे और यकीनी तौर पर मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। MQM के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी और PSP के रहनुमा भी, उनसे भी तफसीली तौर पर उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये यकीनी तौर पर एक अहम सूरत हाल है। अली, जिस तरीके से आपने इशारा दिया कि सिर्फ अफगान सफ़ीर को ना बुलाया जाए, ये जो 40 लाख अफगानी यहाँ पर बस चुके हैं जो कि जाली शनाख्ती कार्ड या इस तरह की दस्तावेज़ात लेकर, और यहाँ पर अब वो बाकायदा तौर पर एक पूरी कॉलोनियाँ जो हैं वो बस चुकी हैं। और जी अली जी बिल्कुल। और देखिए तीनों जो पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, जो कराची में ज़ाहिर बड़ी पार्टीज़ यही हैं, MQM पाकिस्तान है, PSP है और जमात इस्लामी। पीपल्स पार्टी के अलावा हम बात करें, ज़ाहिर दावत दी है वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने, और पीपल्स पार्टी की जगह अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि सबको मिलकर, ये मसला सिर्फ किसी एक पार्टी का या किसी एक शहरी का, फ़र्द वाहिद का या किसी लीडर का मसला नहीं है, ये सिंध का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है। इसमें सब ज़ाहिर तमाम पार्टीज़ इकट्ठी होंगी तो लाएअमल तय किया जाएगा कि जी अफ़गानिस्तान से इनखला के हवाले से जो बात हो रही है, अफ़गान महाजिर यहाँ भी आ सकते हैं। गो के पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम बाढ़ लगा रहे हैं और इस बार इस पहले की तरह नहीं होगा कि हम अफ़गानियों को पनाह दें। लेकिन ज़ाहिर है जब आपकी सरहद पर लाखों अफ़गानी आकर इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह का, तो फिर ज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा बीच में आ जाती है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें आ जाती हैं, तो सरहद खोलनी पड़ती है आपको, ये मजबूरी है पाकिस्तान की। और चूँकि 2200 किलोमीटर तवील सरहद लगती है अफ़गानिस्तान से, और हमने ज़ाहिर मेज़बानी की इससे पहले अफ़गानियों की और आज भी कर रहे हैं। तो जब कल का जो परसों का वाक़या हुआ अफ़गान सफ़ीर का, तो इसी हवाले से मैंने ये गुजारिश की कि जनाब सिर्फ अपने सफ़ीर को वापस क्यों बुला रहे हैं, अपने लोगों को, बाकी के लोगों को भी तो वापस बुलाइए। अफ़गान ये भी सफ़ीर ही हैं आपके, इन्हें भी वापस बुला लें। 40 लाख लोग यहाँ, ज़ाहिर है यहाँ पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ की ज़मीन भी इस्तेमाल कर रहे हैं 40 साल से, और टैक्स वो देते बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए अब बहुत मेहमान नवाजी हो गई है, खुदा इन्हें भी वापस बुला लें। अब तो अनुमान है वहाँ तालिबान की हुकूमत, आपकी पसंदीदा हुकूमत वहाँ आने वाली है, और जिनके साथ आपने जो कुछ भी किया वो तो जो कुछ भी था अब हो चुका, 20 साल गुजर गए इस बात को। लेकिन अब वहाँ जिस तरह की सूरत हाल है इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसी पर हम बात करना चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे मौजूद हों, उनसे भी हम पूछें, और MQM के नुमाइंदे भी हों, क्योंकि ये अरसलान आपस में ज़ाहिर है लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है कि पीपल्स पार्टी और देखा हमने
कि MQ आमने सामने रही हैं और यही बात होती है कि जी कराची के लिए कुछ नहीं किया और ये कहते हैं कि जी हम बहुत कुछ कर रहे हैं इसलिए वोट हमें दिए जाते हैं। तीसरी हुकूमत ज़ाहिर हमारी ऐसे नहीं आ गई, लोगों के वोटों से ही हम आए हैं। गो कि 2018 के इलेक्शन मुतनाज़ बनाने की भरपूर कोशिशें की अपोजिशन ने, लेकिन उसके बावजूद भी असम्बलियों से इस्तीफ़े भी नहीं दिए। तो ये तमाम पार्टीज़ मौजूद हैं। MQ का ये रहा है कि जी हमेशा किसी न किसी हुकूमत में वो रहे हैं और ये वो मछली है जो पानी के बगैर जिंदा नहीं रहती जिस तरह, तो ये भी हुकूमत के बगैर नहीं चल सकते। इनके बड़े मसाइल हैं, इनके बहुत सारे लोग हैं, मुकदमात मौजूद हैं, इसलिए ये किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा होते हैं और इस तरह फिर बहती गंगा में जिस तरह हाथ धोए जाते हैं तो ये इस तरह कर रहे हैं। क्योंकि 2 वजारतें वफाक में इनके पास मौजूद है। वज़ीर कानून के बारे में तो खैर हमारे ही प्रोग्राम में उन्होंने कहा भी था फ़रूक नसीम साहब ने कि जनाब बहुत कुछ हम करने लगे हैं कराची के लिए भी, और इस तरह अमीन उल हक साहब भी ये कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी ये कहते हैं कि जी खान साहब ने जो वादे किए हैं 162 अरब का कहा था वो भी इंशाल्लाह मिलेगा, 1100 अरब का पैकेज का वो भी मिलेगा, लेकिन अब तक अरसलान वो वादे वफा नहीं हो सके। बिल्कुल, और इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों जो वाज़ेह तौर पर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अशरफ गनी साहब ने भी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए थे और इनका कहना था कि 10,000 जंगजू अफगानिस्तान में जो है वो पाकिस्तान से दाखिल कर दिए गए हैं खाना जंगी के लिए। इस हवाले से बातचीत की गई और काफ़ी ज़्यादा एक सख्त किस्म का मौक़िफ़ इस पर जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी अपनाया गया और उन्होंने वहीं पर कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जवाब दिया कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई अफसोसनाक अमल है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेरर से जो है टेररिज्म से मुतासिर रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी पाकिस्तान ने दी हैं। अफगानिस्तान का अमन पूरे खत्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, इंतहाई अहम है और इससे तमाम तर अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी होती है तो तमाम तर ममालिक जो है वो इससे शदीद जो है वो मुतासिर हो सकते हैं और यकीनी तौर पर सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो सकती है। जबकि हमने मज़ीद भी ये देखा है कि बाकायदा तौर पर जो है इंतहाई एक अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। जबकि आप ये देखें कि अफगानिस्तान की जानिब से हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है और भारत का इसमें जो है एक इंतहाई अहम किरदार होता है। आजकल जो भी वो कर रहा है तो वो बाकायदा तौर पर तमाम तर सूरत हाल जो है वो इसी ही तरह की है। तो बहरहाल हमें जो है वो जामे हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी और अफगान मुहाजिरीन की जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर वापसी का जो है अमल वो इंतहाई अहम है, क्योंकि पाकिस्तान पर पहले ही जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ है। हमारी जो मईशत है वो जिस तरीके से ज़बोहाली का शिकार दिन ब दिन होती जा रही है, फिर हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो वसाइल हैं वो बिल्कुल महदूद है, लामहदूद नहीं है। तो उसकी वजह से मुख्तलिफ जो है मुआशी चैलेंजेस का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। और फिर आप ये देखें कि रियासत में मुख्तलिफ तरह के जुराइम बढ़ रहे हैं, जो जिस तरह की सूरत हाल दिन दिन बढ़ती जा रही है वो इसी तरह की है। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे रुकन कौमी असम्बली शाजिया सूबिया साहिबा, आप रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैडम आपके प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। अफगान मुहाजिरीन का जो मसला है इस पर वज़ीर इत्तला सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई है। इनका कहना है कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्या समझती हैं, क्या वाकई मज़ीद अफगान मुहाजिरीन अब पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी है और हम लोगों के स्पेशली अफगानिस्तान के लिए पॉलिसी क्या है। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। हम अगर पोजीशन अवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते तो हम कोई बात जो पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है और चार तरफ से जो हमारे दोस्त ममालिक थे वो भी हमें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। तो क्या रीजन है कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं है जिसके ऊपर हम कुछ बोल सकें? देखिए, पहले भी ये चीज हुई और उसके बाद ये दोबारा चीज रिपीट हो रही है। अफगानिस्तान की कशीदगी आप लोगों को भी पता है। देखिए, जो मीडिया में न्यूज आ रही है या जो सिचुएशन है बॉर्डर पे, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो कभी भी पाकिस्तान जो है पहले भी इसी तरह से टारगेटेड होता रहा है और आगे भी हमें नहीं पता। हम शाजिया सूबिया साहिबा, दुशंबे में जो कॉन्फ्रेंस हुई अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया गया कि 10,000 जंगजू जो है वो अफगानिस्तान में दाखिल कर दिए गए पाकिस्तान की जानिब से खाना जंगी के लिए। एक तरफ हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं, 40 साल का अरसा गुजर चुका, 20 साल से ये जंग जारी है, यहाँ पर उनका क़याम है, अफगान मुहाजिरीन हमारे ही मुआशरे में रहते हैं और उसके बाद इल्ज़ाम तराशी भी हम पे, जबकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हमने दी, सबसे ज़्यादा मुतासिर भी हमारा मुल्क हुआ।
देखिए, मैं यही बात कर रही थी, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी लीडरशिप पे। आपके जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, वजीर आजम साहब हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं? क्यों नहीं इस सीरियस इशू पे उन्होंने ज्वाइंट सेशन कॉल किया? क्यों नहीं उन्होंने सबको बिठाया और इस चीज पे डिबेट क्यों नहीं हुई? कोई स्ट्रांग पॉलिसी हमारे सामने क्यों नहीं आई? थोड़ी सी मैं इसमें ज़िमनी सवाल पूछना चाहूंगा। अरसलान ने जो बात की है आपसे, कौमी सलामती की मीटिंग हुई थी, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी शरीक हुए, शहबाज शरीफ साहब भी शरीक हुए, तमाम लीडरान को वहां ब्रीफ किया गया अफगानिस्तान की सूरत हाल पे। अब ऐसा ना कहें कि हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है और पॉलिसी क्या है हमारी। मैंने ये कहा ही नहीं है ना, मैंने ये कहा ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे लीडर ऑफ द हाउस कहाँ है इस वक्त? उनको सबके सामने आना चाहिए। क्यों नहीं है वो वहाँ पे? तो अपोजिशन इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रही हैं शादी साहिबा, अपोजिशन जो है वो बैठने को तैयार है क्या गवर्नमेंट के साथ? मेरी बात सुन ले पहले। आप मुझे ये बताइए, जो इन कैमरा सेशन हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर थे क्या? उनको उसमें बैठना नहीं चाहिए था? बिल्कुल उन्हें बैठना चाहिए था, वो नहीं थे मैडम प्रोग्राम में। यहाँ पे शाजिया सूबिया साहिबा प्रोग्राम में उसामा कादरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा MQM के, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। देखिए जी, मेरे ख्याल में मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आपको जवाब देने के लिए जी। ठीक है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर है ना, कहीं भी किसी सिनेरियो में नजर नहीं आ रहे होते हैं। कितना भी सीरियस इशू हो, आपको प्राइम मिनिस्टर कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन जलसे जुलूसों में वो होंगे। गालियां देने के लिए वो स्पीचेस जरूर करेंगे, लेकिन जो हमारे, आपको याद होगा जब स्टार्ट हुआ था PTI गवर्नमेंट का या ई गवर्नमेंट जब हुकूमत में आई थी, तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस ये स्टेटमेंट दी थी कि जब पाकिस्तान का इशू होगा, जब कोई नेशनल कॉज होगा, कोई नेशनल प्रॉब्लम होगी, हम लोग एज अ पाकिस्तानी बिल्कुल शरीक होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं ये बात कर रहा हूँ शाजिया साहिबा, अगर पहली कौमी सलामती की मीटिंग के बाद ये तय पाया था कि ईद से पहले दूसरी मीटिंग भी होगी, जो कि अब तक नहीं हो सकी, अगर आज या कल में हो जाती मीटिंग, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो अमेरिका में थे, फिर हम क्या कहते हैं कि जी सीरियस नहीं है आप लोग भी, मीटिंग में शरीक नहीं हुए, अमेरिका चले गए निजी दौरे पर। दूसरी मीटिंग हुई है तो उसमें थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? ये ना देखें, ये तो कह रहा हूँ आपसे कि नहीं हुई। अगर हो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दौरा छोड़कर आ जाएंगे? बिल्कुल जरूर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल कुर्बानियां दी हैं। उसामा कादरी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। शाजिया सूबिया साहिब आपकी जानिब आऊंगा। उसामा कादरी साहब फरमाइएगा, अफगान मुहाजिरीन का जो मामला है उस पर सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने दावत दी है तमाम तर सियासी जमातियों को कि मिलकर बैठकर इस हवाले से बात करें, क्योंकि अब अफगान मुहाजिरीन की अलगार होने वाली है दोबारा से। सर, एक तरफ पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की जाती है अफगानिस्तान से कि 10,000 जंगजू भेज दिए गए दुशंबे में सदर अफगानिस्तान अशरफ गनी साहब की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब हम जो है मेहमान नवाजियां कर रहे होते हैं। सर, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अफगान जंग सूरत हाल जो गुज़िश्ता अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने इस जंग में 35 साल के दौरान अपने हजारों सिक्योरिटी इदारों के लोगों की और आम लोगों की कुर्बानियां दी हैं, और अगर उनकी दोनों की तादाद देखी जाए तो लाखों में पहुंचती है। देखिए, ये बैनुल अक़वामी इशू है और इस जंग में शायद हमें कुदाया जो गया था और हमें जो इसमें इन्वॉल्व किया गया था, उसके बेहतरी के आसार तो पाकिस्तान जैसे खित्ते के ऊपर मुरतब नहीं हुए, बल्कि उसके नुकसानात बहुत ज्यादा हुए। अब वजीर आज़म साहब ने असेंबली में एक अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि हम जो है अमन के किरदार के लिए तो हम अपना किरदार अदा करेंगे, मुसालिहती किरदार तो हम अदा करेंगे, और उन दो कुव्वतों को कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन दोनों को एक मेज पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आलाकार बनकर फ्रंट लाइन का किरदार अदा नहीं करेंगे। नहीं, इसमें सर थोड़ी सी उसामा कादरी साहब थोड़ा सा इजाफा मैं ये करना चाह रहा हूँ इसमें, कि ठीक है वो इंटरनेशनल सूरत हाल है जिसकी वजह से नासिर हुसैन शाह साहब ने दावत भी दी है, तो इस दावत के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि जी MQM को भी, जमात इस्लामी को भी, PSP को भी हम दावत दे रहे हैं, हमारे साथ बैठकर लाएमल तय करें, ताकि कराची पर खुदा न खास्ता जलगार होती है, दोबारा वो महाजरीन आते हैं अफगान महाजरीन, तो उसके लिए लाएमल तय कर लें, हमें करना क्या है? देखिए, उसमें जो है उसमें यकीनन सियासी एक अमल है, और सियासी अमल में अगर संजीदगी के साथ और नेक नियति के साथ अगर उसको करने की कोशिश की जाएगी तो यकीनन इसमें स्टेक होल्डर जो भी सियासी जमातें हैं इस शहर की और इस सूबे की और इस पाकिस्तान की, वो सब बैठेंगी और अपने अपने मौक़िफ़ का इजहार करेंगी। देखिए,
ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसमें वजीर आजम साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और उन्होंने अपना एक पॉलिसी बयान दे दिया है। अब उस हवाले से जो है उस नुक्ते के ऊपर जो अभी आप बात कर रहे थे कि वो कैमरा ब्रीफिंग जो हुई थी, इन हाउस कैमरा ब्रीफिंग जी, कौमी सलामती की जो मीटिंग थी उसमें जो है उसमें हमारे कौमी सलामती के इदारों ने वो तमाम बातें वाज़ेह कर दी हैं कि इसके ये नुकसान और ये असरात जो है पाकिस्तान पर मुरत्तब होंगे। अब इस वक्त तमाम कौमी सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये ठीक है कि आपने फैंस लगा दी है, आपने बहुत सारे अमल आपने कर लिए हैं, लेकिन उसके असरात करीबी ममालिक के ऊपर, खुसूसन पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा मुरत्तब। अच्छा, एक तरफ तो सर ये उसामा कादरी साहब और शाहिद साहब आपसे भी जानना चाहूंगा, एक तरफ तो ये सूरत हाल है खत्ते में इंतहाई नाजुक सूरत हाल, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आपस में सियासत भी हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हो रही है। ख्वाजा अज़हर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कराची का पैसा कराची पर नहीं लग रहा बल्कि सिंध के दूसरे शहरों पर लग रहा है। फिर इसका जवाब दिया नासिर हुसैन शाह साहब ने कि जी वो ज़माना गया, बोरीबंद लाशों का दौर चला गया और धौंस धांधली की सियासत नहीं चलेगी। उन्होंने बड़ी बदबूदार बातें की हैं। सर, हमें तो लगता ही नहीं कि एक तरफ खत्ते में हम पढ़ते हैं कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, पाकिस्तान को सोच समझ के फैसला करना है, दूसरी तरफ आपस में दस्तो गिरबा है। मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं आपको पहले आप बता दीजिए। हाँ, देखिए इसमें सूरत हाल ये है कि ये मुतासिब नस्ल परस्त हुकूमत है, इनका वतीरा यही रहा है, ये मुल्क दुश्मन जमात है हमेशा से। ये मैं शायद ख्वाजा अज़हर साहब ने ये आप बात कर रहे हैं उसी जमात की जिससे ताल्लुक है शाजिया सोबिया साहिबा का भी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह बोल रहा हूँ। मुल्क दुश्मन जमात है, मुल्क दुश्मन जमात है जिसके मुल्क दुश्मन किस तरह है सर? मुल्क दुश्मन सबको पता है, जमाने को पता है कि अपनी जाती इख्तिदार के हुसूल के लिए पाबंदी लगवाए ना, आप तो कौमी असम्बली में मौजूद हैं। अपने इख्तिदार के हुसूल के लिए इसने इस मुल्क को दोलख्त किया, इस जमात ने, और जो है इसने इस मुल्क के मफाद के लिए। अच्छा सर, ये पता कब चला आपको सर ये मुल्क दुश्मन जमात है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कब पता चला सर आपको? शुरू से पता था? अल-जुल्फ़िकार, देखिए मुझे पता था या नहीं पता था? नहीं, अगर पता था तो सर आप बार बार इनके हिस्सेदार रहे हैं हुकूमत में, इसलिए पूछ रहा हूँ आपको। मैंने कहा आज पता चला आपको। सुनिए ना, मेरा जवाब सुन लीजिए। असल चीज ये है कि बड़ा गलत किया आप लोगों ने सर, वतन दुश्मन जमात के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं फौरन आप। मुझे इनका पता हो या ना पता हो, मुक़्तदिर कुव्वतों को जरूर पता होना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह मालूम है। अच्छा, उन पे भी इल्जाम लगा दिया, यानी वतन दुश्मन जमात, उसके बावजूद वो सियासत करने दे रहे हैं, उसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं कर रहे। इसका मतलब ये मुतालबा कर रहे हैं आप हमारे प्रोग्राम में। देखिए ये इसके असरात देख लीजिए कि आप जो है कराची जैसा शहर, सर बयान देके ठहरे तो सही, इस बयान के ऊपर बयान पे ठहरे तो सही उसामा भाई। मैं बता रहा हूँ ना आपको, उस पर भी आ रहा हूँ मैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ जो है बहुत सारे दौर में बहुत सारे लोगों ने इत्तेहाद किए हैं और जिनके ऊपर दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगाए जाते रहे, तो फौजी कुव्वतों ने भी जो है उनके साथ अपने मुआहदात किए और दीगर सियासी जमातों ने भी मुआहदात किए। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। असल चीज ये है कि उन मुक़्तदर कुव्वतों को जिनका काम है वो इसको सॉर्ट आउट करें। अच्छा, ये वही कुव्वतें हैं सर, ये वही कुव्वतें उसामा कादरी साहब, वही कुव्वतें हैं जो 30 साल से आप कराची बंद कर देते थे, खोल देते थे, लाशें गिरती थी और आपको कुछ नहीं कहा जाता था, उन कुव्वतें की बात कर रहे हैं? जी, मैं उन कुव्वतों की जो सूरत हाल को समझती हैं और जो जिनकी जिम्मेदारी है कि वो जो है इन पर नजर रखें। अभी गुज़िश्ता ज्यादा दूर की नहीं, एक माह कबल की बात है, कराची जैसे शहर में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए गए। चले सर, इस पे प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं, उसके बाद आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। वक्त हो जाता है प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे का, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे, उसामा कादरी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन जमात है और मुक़्तदर कुव्वतों को चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या कहेंगी शाजिया सोबिया साहिबा? देखिए जी, स्टेटमेंट पे तो मैं यही कहूँगी कि जो मुझे पूरी हिस्ट्री का ना पता हो, मैं उसके लिए क्या बात करूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि जयपुर का नक्शा किसने बनाया था, और ये भी बता सकती हूँ कि 84 में कायदे-ए-आज़म की मज़ार पे पाकिस्तान का झंडा किसने जलाया था। और उसके बाद ये स्टेटमेंट इनकी जो 22 अगस्त के बाद हो सकता है इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि जैसे अभी आपने भी कहा कि जिस तरह से जो एक कॉल पे पूरा कराची बंद हो जाता था और फिर वो कितनी देर तक बंद रहता था। अगर नासिर शाह साहब ने कोई स्टेटमेंट अगर दी है तो वो ना सिर्फ कराची में रहने वालों के लिए
में रहने वालों के लिए और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए सबकी भलाई असल में के मसला लिए ये है statement शाजिया थी। साहिबा कि बार बार जो देखिए, सवाल उठता है ना, जमात इस्लामी भी सवाल करती है, सिर्फ एमक्यूएम नहीं करती, देखिए, बाकी पार्टीज भी आपकी जमात से सवाल करते हैं कि आपकी तीसरी हुकूमत है, सिंध में 14 साल हो गए हैं, खुदारा काम कीजिए, यहाँ के लोगों के मसाइल हल कीजिए, यहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए, जाली शनाख्ती कार्ड ना बनने दें, वोटर के लिए आप वोट सिर्फ बढ़ाने के लिए जाली शनाख्ती कार्ड ना बनवाने दें, यहाँ के लोगों के जो मसाइल है वो हल करें। एहसास महरूमी पैदा हो रहा है, ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आप पर तनकीद होती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये तनकीद, देखिए कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने कभी भी तनकीद को एज अ तनकीद नहीं ली है। क्रिटिसिज्म अगर हुई है तो उसके बाद कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट जरूर हुई है और जो मसले के लिए होती है उसको हल किया जाता है। इनकी तरह नहीं कि आप हर हुकूमत का हिस्सा रहे और उसके बावजूद आप रोते रहे। आप 5 साल तक मेयर कराची रहे और फिर भी आप ये कहते रहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। इस तरह की स्टेटमेंट इतनी ना दे तो मासूमियत से ज्यादा मेरी बेहतर बहन बात है। कर रही है, इनकी मासूमियत पर कुर्बान जाइए, अच्छा, जी मासूमियत जी से बिल्कुल, कुर्बान आपको जाना जाइए। चाहिए, सर, बिल्कुल इनकी आपको आपकी जाना भी मासूमियत- चाहिए। आपने- देखिए आपने एटलीस्ट आपकी तरह इंतशार फैलाने वाली बातें नहीं कर रहे, हम सिर्फ जी, तोड़ने वाली आपने बातें नहीं इंतशार कर इस रहे। तरह से फैलाया है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। आपने ये सब कुछ किया है कि आपने जो है यहाँ के लोगों की नौकरियां छीन कर उसामा कादिर साहब, उसामा कादिर साहब, उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं। से सुन लें, जी। आप तहम्मुल से सुन लें। अगर मैंने हाँ, आपको मैं इंटरप्ट तहम्मुल किया से- हो तो फिर जी बिल्कुल आप तहम्मुल से सुनेंगे, ठंडी सांस लें। अगर आपके करीब में पानी ठंडा पड़ा हुआ है तो प्लीज पी लीजिए ताकि आप आराम से बात सुन सकें। जब आप बात कर रहे होते हैं ना, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, तो मैं वही चीजें बता रही हूँ जो इस वक्त तक अगर मैं गिनवाऊं आपके वजीरों को तो मुझे लगता है कि मेरी काउंटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन आप जब से आप लोग आए हैं, जब से आप वजारत में रहे हैं, कहीं ना कहीं हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, फिर आप लोगों का रोना क्यों है? कहाँ गई आपकी भलाई? क्यों नहीं आप लोगों ने उस वक्त चले stand चले लिया मैडम जब सवाल आप कर लेते हैं। मिनिस्टर शाजिया थे? सूबे साहिबा सवाल कर लेते हैं। उसामा कादिर साहब, मैंने जी। मैंने शाजिया सूबे मैं सवाल अपनी कर बात लेते हैं ना। कंप्लीट कर लूं, मैं जी, जी, अपनी बात कीजिए। पूरी कर जी, लूं। आप कर लीजिए। मैंने सिर्फ यही बात की है कि अगर नासिर शाह साहब ने कोई स्टेटमेंट अगर दी है तो वो सिर्फ उन्होंने अपने लिए नहीं दी है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की भलाई के लिए स्टेटमेंट दी चलिए, है पूछ कि लेते हैं ना, हमारे मैडम। पास कोई भी अफगानिस्तान की पॉलिसी नहीं है। अगर नहीं है, इस तरह ठीक है, का मैडम, कुछ सवाल हुआ, कर लेते हैं। तो हमारे क्या हम लोग कर सकते हैं उसके लिए? क्या स्ट्रेटेजी होगी? ठीक है उसामा कादिर साहब, आप लोगों पर इल्जामात लगते हैं कि बोरीबंद लाशों का सिलसिला जो है वो आप पर थोप दिया जाता है, भत्ताखोरी के इल्जामात आपकी जमात पे लगते रहे, फितरा जमा करना, खाले जमा करना, सर ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है और अभी भी यही उन्होंने बात की। एक तरफ वो दावत भी दे रहे हैं, दूसरी तरगीब दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल उजैर बलोच एमक्यूएम का नहीं था। उसने 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 बरमला ये चीज कही है कि मुझे जो है लेकिन जुल्फकार मुस्तफा मिर्जा कमाल साहब जो है ना, सुनिए मुस्तफा सुनिए कमाल साहब जो अरे है, सुनिए बड़ी वो जी, एमक्यूएम के ही थे। सुनिए मुस्तफा सुनिए कमाल साहब सुनिए। एमक्यूएम के ही थे जिनको आपने मैं- जूते मार के निकाला है। मैंने जुल्फकार मिर्जा की बात कर रहा हूँ, आप अपने कानों में वो कोई भी आला अभी लगा आप लोगों लीजिए के ताकि साथ आपको है, सुनाए। वो भी अभी आप लोगों के साथ है, वो भी अच्छा, अभी आप अच्छा, लोगों शाजिया के सूबे साथ है। साहब, आप अपनी बारे में बोल रहे हैं, उनकी बात तो सुन जिनके लें। आप यानी नाम बनाने गिनवा वाले रहे ये हैं ना, 3 लाख जिनके आप नाम बंदूकें गिनवा देने रहे वाले हैं, आप ये लोगों लोग, के साथ ही है। लोगों को शनाख्ती कार्ड देखकर उतार कर कत्ल करने वाले ये लोग, उससे भत्ता लेने वाले जो है वो बिलावल हाउस के नुमाइंदे। आपकी बोरियां जो है वो आपने छोटे पैकेट में आ गए, ताशे बन गए, तो अब आपको रोना आ रहा है। अरे मेरी बहन सुन तो ले, अरे मेरे थोड़ा भाई, धीरज, अगर आप थोड़ा लोग सब्र उन कीजिए। लोगों को बोल दें जो आपको 22 अगस्त को उठा के ले गए थे ना, उन लोगों के लिए बोले ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुनिए ना। अच्छा, शाजिया सूबे साहब बोलने तो दें, उनकी बात तो सुन लें। इंशाल्लाह, अब इंशाल्लाह, कर दिया। अब अच्छा मैडम, इंशाल्लाह वो आपका बात- सवाल पहुंचा दे, आप जवाब तो सुन लें। जुल्फकार मिर्जा साहब का नाम लिया तो वो तो आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं, हुकूमत के लाइफ है। अरे अच्छा, सुनिए, शाजिया तो- सूबे करें ना। साहिबा, शाजिया साहिबा होल्ड ऑन प्लीज, जरा उनका उनके जवाब तो सुन लेना, उनसे सवाल कर सुनिए लिया ना, आपने आप जो तो कहा बड़ी जज्बाती भाई हो रही उनके हैं। जवाब में सिर्फ इंतशार मेरी- होगा, वो मेरी कोई बहन ऐसी बड़ी बात जज्बाती हो करेंगे रही है। जिससे नहीं, जज्बाती बिल्कुल नहीं हो रही मैं जज्बाती तो ना हो आपको यार, सजेशन ना दे हो रही आप। हूँ। मैं आप तो अब आपको जज्बाती सजेशन ना दे रही हो, हूँ कि ठंडा पानी पिए, जिस तरह से सुन- आपने एकदम से रिएक्ट सुनने किया का था, हौसला उससे रखें। मैं कह रही हूँ। सुनने का हौसला इसी रखें, में कह रही हमारे हूँ, पास तो मेरे आपकी में पूरी हम कहानियां लोगों हैं। में अच्छा, अल्लाह- अच्छा, हेल्दी डिबेट अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं ना, हमारे अंदर उसामा कादरी साहब, बहुत फरमाइए ना। ज्यादा, बहुत ज्यादा हौसला है। अच्छा, उसामा साहब फरमाइए ना, दहशतगर्द बताइए। जमात पूरी दुनिया में जो मानी जाती है नो पीपल्स पार्टी है। अल जुल्फकार तंजीम पहली दुनिया की दहशतगर्द तंजीम जो है वो मारिज वजूद में आई, जिसको
जिसको पीपल्स पार्टी ने बनाया, जिसने एक फौजी को कत्ल करके जहाज से फेंका, जहाज अगवा किया। इन्होंने अपने अली सुनारा को मारा, इन्होंने जो है बिलाल को मारा, इन्होंने अपने उन लोगों को जो शहादतें मौजूद थी उन तमाम को खत्म करने वाले ये लोग। देखिए, दहशतगर्दी की बात तो ये है। जहां तक भत्ताखोरी का ताल्लुक है, अगर किसी ने ज़कात और फितरे में जो है 100-200 रुपए की भत्ताखोरी कर ली, इन्होंने तो ये कई हजार अरब रुपए जो कराची का पैसा था वो ये खा गए बिलावल हाउस। ये इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे ये लोग? इन्होंने कौन सा पैसा जो है वो कराची में लगाया? कराची का ये जो बात कर रहे हैं ना आप उसामा कादरी साहब, ये बड़ी अहम बात है। देखें, ये सिर्फ जज्बाती बात नहीं, ये बड़ी अहम बात है। इसमें शाहिद साहिबा जवाब दें इस बात का कि एनएफसी अवार्ड के तहत जो अरबों रुपया मिला आपको, 1600 अरब रुपया मिला, वो कहाँ गया वो बता दें। सतह पर कहाँ पर हुई? ये अच्छा, उसामा कादरी साहब, यही बात मैं सामने रख रहा हूँ। एनएफसी अवार्ड के तहत जानते हैं, मैं बात कर रहा हूँ उसामा कादरी साहब, यही सवाल कर रहा हूँ, वो इसके किरदार को समझते हैं। उसामा साहब, यही बात कर रहा हूँ मैं कि एनएफसी अवार्ड के तहत जो 1600 अरब रुपया मिला, सोबिया साहिब से पूछ लेते हैं कि वो कहाँ खर्च हुआ। ये मेंबर नेशनल असेंबली है, यकीनन इन्हें तो बताया गया होगा कि ट्रैवल हाउस गया पैसा सारा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर, इनसे पूछ लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं जी। सादिया सोबिया साहिब, बोलिएगा। देखिए, मेरी बात सुने। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्होंने ये सारे नाम गिनवाए हैं ना, तो उनसे ये पूछें कि लंदन में बैठ के आपके एक जो अहम रुकन थे उनको शहीद किया जाता है, उनका कत्ल हो जाता है, आप लोगों ने उस पर कोई क्यों नहीं आवाज उठाई? अब तक उनकी जो फैमिली है वो ये तो जवाब नहीं है। 1600 रुपए कहाँ खर्च हुए, ये तो जवाब देना। मेरी बात सुन ले, मैं उसी तरफ ही आ रही हूँ। पॉइंट टू पॉइंट आए ना, जो सवाल किया गया उसका जवाब दे दें। खलियान की नहीं, देखें जी, ये वो लोग 1600 अरब कहाँ खर्च हुए हैं एनएफसी अवार्ड वाले, सिर्फ वो बता दें ताकि उसामा कादरी साहब और देखने वाले कराची के शहरी तमाम इस बात पे कम से कम खुश हो जाए कि यार ये हमें नहीं पता चला, ये चीजें बना दी इन्होंने उन पैसों की। 1600 अरब की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई में ट्रांसफर हुए हैं या वो? अरे ये तो आप खुद मानते हैं ना, ये तो एनएफसी अवार्ड के तहत रकम मिली है, ऐसा नहीं है नहीं मिली। ये नहीं जी, अभी तक नहीं मिली है, ऐलानात ही है जो प्राइम मिनिस्टर हर दफा आते हैं, कभी 1100 अरब का ऐलान आप तक नहीं पहुंची होगी, 12 कायदीन को मिल गई आपको। अरे दूसरों के ऊपर क्यों जा रही है? आप अपने पैसे का हिसाब दीजिए। कभी K4 की बात करके जाते हैं, सारे प्रोजेक्ट को कंफर्म कर रहे होते हैं, लेकिन किसी में भी वो उसामा साहब आप बता दें, वज़ीर आज़म साहब ने आप लोगों को भी 162 अरब का कहा था, फिर 1100 अरब का कहा, वो कहाँ है? सबसे बड़ी भत्ताखोर जमात ये है कि जो अरबों रुपए जो सूबे सिंध में तरक्कियाती कामों के लिए वफाकी हुकूमत ने दिए थे एनएफसी अवार्ड के तहत, ये खा गए। इसका कोई हिसाब नहीं है। ये अगर इन्होंने लगाया होता तो चले लाड़काना बनाया होता, आपने दादू बनाया होता, आपने कश्मीर बनाया होता, या कोई एक यूनियन काउंसिल ऐसी मुझे जो है वो सूबा सिंध की दिखा दें कि जिसे आप बोले कि ये जो है ये हमने दोनों पार्टी, सर ये दोनों पार्टीज ऐसी हैं कि ये कोई एक जिला नहीं दिखा सकते जहां पैसा लगाया, आप कोई यूनियन काउंसिल नहीं दिखा सकते जहां मेयर ने काम किया। दोनों इसका मतलब है कि एक खाने वाले, महल खरीदने वाले, दुनिया में जायदादें बनाने वाले, महलात खरीदने वाले आज मुझसे सवाल करते हैं ये मेरा पैसा। तो आप इन्हीं के साथ ही बात कर लें, क्योंकि ये सिर्फ इंतजार फैलाने और इल्जामात की अगर सियासत करनी है तो इनसे बात कर लें। इंतजार नहीं फैला रहा, आप कराची के शहरियों को उनके हुकूक दे दीजिए, वन बाय वन तमाम बातें, सिर्फ इंतजार फैलाएंगे। चले मैडम, मैं इसी तरह की सियासत नहीं, अब जरा सा मुद्दे पे आ जाते हैं कि 5 साल आपके मेयर रहे, हर दफा आपके मेयर रहे। मेयर का पूछ लेते हैं, अच्छा सवाल है आपका शादी साहिबा, सही कह रही है, मेयर का पूछ लेते हैं। मेरा जब मुझे इख्तियार मिला, जब मुझे इख्तियार मिला, मैंने इस शहर को बनाया, और आपको जब इख्तियार मिला आपने इस शहर को जो है एक बड़े गांव में तब्दील कर दिया। जब इख्तियार मिला हुआ था, लोग जो है मुल्क दुश्मन नहीं, शहर दुश्मन भी है, दुश्मन भी है। अभी आप इसी वक्त साहब को कॉल करें, उनका रोना होगा कि मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं। अच्छा, उसामा कादरी साहब जब इख्तियार नहीं था, आप सूबा दुश्मन भी हैं, आप शहर दुश्मन भी हैं, आपकी पॉलिसी जो है मुल्क दुश्मनी पर है। आप मुल्कों को कमजोर करना चाहते हैं, आप मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, आप जो है असलहे के जोर पर जो है सियासत करना चाहते हैं। अच्छा उसामा कादरी साहब, अब जो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को बनाने का फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने, कराची का शहरी है, कराची का बेटा है,
और नौजवान भी है, भाग दौड़ कर भी सकता है, कर भी रहा है, उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपकी जमात का? देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि वो कराची जैसे शहर की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। देखिए, इसके पीछे आईटी मिनिस्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बना दिया था, डॉक्टर हैं, उनका कौन सा एक्सपीरियंस था? कनेक्शन है मेरे तो छोड़ देना, एडमिनिस्ट्रेटर ओहदे होते हैं सर, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर ओहदे होते हैं ना, उसने खुद तो जाके वहाँ ब्लॉक नहीं लगाने। अभी तो ये पूछ रहे हैं कि इस पे आपका मौक़िफ़ ये है कि जनाब वो चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ ये एतराज है आपको, बाकी कोई एतराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल हमें और भी एतराज है। अच्छा, मैं कहता हूँ इससे पहले कराची शहर के जो जायज हुकूक हैं, जो केएमसी के बनते हैं, जो सिटी के बनते हैं, वो तो आप दीजिए ना। दुरुस्त है, ठीक है। अब इसमें मसला ये है कि वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट ने ले लिया, SBCA कराची कंट्रोल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो SBCA बना के ले लिया। ये बात दुरुस्त है आपकी, बिल्कुल। ये इन्होंने कचरा उठाने का इख्तियार वो ले लिया। अरे ये इख्तियार वापस कीजिए, आप जो है PFC अवार्ड के तहत कराची शहर को उसका पैसा दीजिए। अच्छा, चले सर, जवाब लेने जरा फरमाइएगा, कराची में कब तक कचरे की सियासत होती रहेगी, इदारों की सियासत होती रहेगी, कब हम तमाम जब तक पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, सर पूछते हैं ना जी, साजिश को भी फरमाइएगा। ये जो है शहरियों के साथ ऐसा ही जुल्म करती रहेगी और ये जो है ये चाहती है कि कराची शहर को एक बड़े गांव में तब्दील कर दिया जाए। चुप कराएंगे अच्छा, उसामा कारी साहब प्लीज आप थोड़ा सा जरा तवक्कुफ कीजिए ताकि उनका जवाब ले लेना। अपने किए हुए गलत काम सारे हमारे सर पे थोप रहे हैं। भत्ताखोरी इन्होंने की, भत्ताखोरी करते करते ये यहाँ तक आके पहुंचे। मैंने तो बताया, मैंने 100 रुपए की भत्ताखोरी की है, आपने तो अरबों की है भत्ताखोरी। भत्ताखोर थे तो माजी में आपके साथ इत्तेहादी क्यों रहते हैं सिंध में? देखिए, अभी इन्होंने आपके चैनल पे बैठ के मान लिया कि उन्होंने भत्ताखोरी की है, मान लिया जी। ना? आपने अरबों रुपए की भत्ताखोरी की है, आपने अरबों रुपए की भत्ताखोरी की है। आपने तो नेशनल चैनल पे बैठ के कहा है कि आपने भत्ताखोरी की है। आप कह रहे हैं ना, तो आप साबित करें। मैं साबित कर रहा हूँ ना, मैं साबित कर रहा हूँ कि आपने अरबों रुपए जो NFC अवार्ड के तहत आपको दिए गए, आपने वो सब जो है बिलावल हाउस में जाके डंप कर दिए। अदालत खुली हुई है, आप जाइए वहाँ पे जाके करें। अभी मेरी टर्न है, आप मुझे बोलने दीजिए। थैंक यू जी, बोलिए। जी, तो आपका ये क्वेश्चन था कि ये मुर्तजा वहाब साहब से रिलेटेड। जी, एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करना जा रही है आपकी पार्टी, तो इस हवाले से मैंने पूछा था कि कितनी बेहतर रहेगी कराची के लिए। वो तो जाहिर है कराची का शहरी है, कराची का बेटा है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अली ज़ैदी साहब आए थे कचरा साफ करने के लिए, चंदा भी इकट्ठा किया उन्होंने, अरबों रुपए की डोनेशन भी ली उन्होंने, बहुत सारी इंटरनेशनल और सबकी उन्होंने डोनेशन भी ली, और उसके बाद उन्होंने बोरिया बिस्तर बांधा और चले गए। उसके बाद उन्होंने कराची की तरफ देखना पसंद भी नहीं किया। जब भी नासिर शाह साहब ने उनको यही कहा था कि आए मिल के सारा काम करते हैं, क्यों वो भाग गए? क्यों ये जो कराची के ओनर बनते हैं कि कराची हमारा है, क्यों नहीं आगे आते? मेरी तो यही मैं इनसे कह रही हूँ ना कि इख्तियार किस तरह से आप काम करने के लिए आए, आप देखें आपको इख्तियारात मिलते हैं नहीं मिलते हैं। आप काम करने जैसी हिम्मत करें और उसके बाद देखें कि आपको इख्तियारात मिलते हैं नहीं मिलते। और कराची आपको इत्तराज होता है, नहीं आपको इतराज होता है इख्तियारात ना मिलने पे। आप काम करके दिखाएं, हम आपको इख्तियारात दे देंगे, बल्कि आपके पास तो बिल्कुल अच्छी बात कर रही है। जरा ये बता दें क्या इख्तियार नहीं दिया हुआ था, जरा इस पर रोशनी डालेगा सर। जी सॉरी, जरा ये फरमा दीजिए कैसे इख्तियार चाहिए? मेयर आपका मौजूद था, फंड्स मिलते रहे, आप कहते हैं जी इख्तियार नहीं था। देखिए, मुझे तो बताएं, वजाहत करें। मुझे मेयर मैं जो है अवामी वोटों से मुंतखब होकर अपनी सीट पर आया, लेकिन इन्होंने जो आईनी तौर पर जो बल्दिया का कानून है इसमें ये तरमीम करके तमाम तर इख्तियारात जो है सूबाई वजीर बल्दियात और बल्दियाती इदारों को तफवीज कर दिए। मिसाल के तौर पर वाटर बोर्ड जो है वो हमेशा से मेयर के अंडर में काम करता रहा और उस दौरान बहुत अच्छे काम करते रहे, चाहे मेयर MQM का हो या जमात कराची में तो पानी मिलता नहीं है, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम करता रहा। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी कतारें लगती हैं, पीने का पानी दस्तयाब नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसलिए कि इन्होंने 13 साल में 1 गैलन पानी भी जो है ना वो एक्स्ट्रा कराची को देना गवारा नहीं किया। इन्होंने एक बस कराची को देना गवारा नहीं की, इन्हें सिर्फ समेटना आता है। इन्होंने यहाँ से 95% टैक्स जो है वो कराची शहर सूबे को देता है। ये अंदरून सिंध के लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ जो है ये खाने के लिए बैठे हैं,
ये सिर्फ खाते हैं, ये तो इनका साहब, पेट ये इतना तो बड़ा है तासुब कि है आपका, ये- अंदरूनी सिंध बैरूनी सिंध नहीं ये सर, कराची भी देखिए सिंध जी, का ये हिस्सा है, बात अजला है, कहें सिंध के दूसरे ये अजला। रिकॉर्ड बता, देखिए जी, अंदरून ये रिकॉर्ड नहीं, बता, कराची ये रिकॉर्ड जो है बताता वो है कि सिंध का कराची शहर कैपिटल की, है। कराची और शहर के सिंध पैसों का के ऊपर सिंध हुकूमत कैपिटल चलती जो है। वो और अगर सबको खिलाने के लिए है। कराची शहर जो है अगर अपना पैसा देना बंद कर दे तो ये भूखे मर जाएंगे ये लोग। ये जो है कराची शहर के पैसे अच्छा का सर, नाजायज बहुत इस्तेमाल कम है करते सर, हैं। बहुत कम है, ये आप दोनों से शहर पे रिक्वेस्ट लगाते करूंगा हैं, जरा सा मुद्दे पे बता दें। अंदरून सिंध किसी चले- जगह लगाते हैं। चले ठीक है, आपके इस पैसे ऊपर को, इस पड़ेगा। पैसे का नाजायज At least इस्तेमाल। आप, मैं समझती हूँ कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना, जिस कुर्सी पे आपको सिलेक्ट करके बिठाया गया है ना, तो प्लीज उसकी इज्जत रख लीजिए। मैं बिल्कुल मैं सच बात कह रहा हूँ, आप उठा के बिल्कुल। देख लीजिए, आप उठा आप के देख evidence लीजिए कि आपको हर based साल बात करें, एनएफसी तो अवार्ड की सुनी मद भी में कितना जाएगी। पैसा मैं मिलता है। नहीं और है। देखिए, आप कितना हवाओं पैसा में मिलता बातें है? ना करें, हवाओं में बातें ना करें। चले आपके पास चले evidence ये है, बता आप दीजिए, साबित करें। चले शाजिया मेरी सुबह बहन साहिबा उठा जरा के सा तो देखिए ना, मुद्दे पे आप- बात कर लेते हैं ना, मुद्दे से बिल्कुल हटते जा रहे हैं। जरा से ये फरमा देखिए, दीजिएगा, अब ये अफगान चीज- मुहाजिरीन का मसला है, अब यलगार हो सकती है कराची में, अफगान मुहाजिरीन मजीद जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वहां पर खतरनाक सूरत हाल हो रही है। क्या एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर बात करेगी, मुज़ाकरात करेगी सर, इसी तरीके से यही चलता रहेगा? देखिए उसमें अगर ये क्योंकि इनकी संजीदगी का पहलू जो है वो पूरी कौम जानती है, कराची शहर के लोग जानते हैं। ये इन्होंने जो है गैर संजीदा अमल करने की कोशिश की, उससे पहले उन्हें राब्ता करना चाहिए। सिर्फ टीवी पर बैठकर बोल देने से जो है मसले नहीं हल हो जाते। सबसे पहले मसाइल ये है कि अपने घर की दुरुस्तगी की बात की अपने जाए। घर की दुरुस्तगी की बात की जाए। शाजिया सुबिया साहिबा, आप भी इस पर रिस्पॉन्ड कर दिए मैडम, क्योंकि लास्ट मिनट है हमारे पास, प्रोग्राम को बिल्कुल खत्म होने वाला देखिए है। जी, मैं यही बात करना चाहती हूँ कि हमारा काम होता है, हुकूमत का काम होता है कि आप मोल्डिंग में आप दावत दें, फिर वो सामने अपोजिशन होती है कि वो किस तरह से उसको लेती है। और हमारे हमेशा से यही बात रही है कि हमने मिलकर काम किया और सब पार्टीज को हमने दावत दी है कि आए। सिर्फ सिंध की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात है, पूरे पाकिस्तान की सलामती की बात है। पाकिस्तान है तो हम हैं, और अगर पाकिस्तान को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा, ये पाकिस्तान की आजादी की बात है। बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान की ये आजादी इस की बात है। आजादी में हम लोग सांस ले रहे हैं। अगर कुछ भी पाकिस्तान को हुआ तो ना तो एमक्यूएम रहेगी, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगी, ना ये लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो बिल्कुल, मिलके कौमी बैठने का सलामती के काम है, लिए- आप बैठे और बैठ के बात करें। बिल्कुल, कौमी सलामती के लिए, मुल्की यकजहती के लिए तमाम जमातों को मिल बैठकर एक टेबल पर बात करनी होगी और मिलकर जो है इक़दाम करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नुमाइंदा रहनुमा एमक्यूएम उसामा कादरी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया सूबिया साहिबा, आप दोनों रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों ने काफ़ी तवील गुफ्तगू की और इस हवाले से आप लोगों ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, जो सूरत हाल और कारकर्दगी और बयानबाजी हम देखते हैं तो उसके बाद मुझे ख्वाजा हैदर अली आतिश का वो शेर याद आता है कि कोई गुल ऐसा नहीं ना हो जिसकी खिजा बहार, कौन से वक्त हुआ था ये गुलिस्ता पैदा। हुक्मरानों को चाहिए कि वो अब संजीदगी से मुल्क की सलामती के लिए यकजा हो जाए और ये तमाम तर जो सूरत हाल है इंतशार की, इसको अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया इसी तरह से इल्ज़ामात में। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। अरसलान नईम और अली सरवर को दीजिए इजाज़त। मौलाना मौलाना निगहबान। निगहबान।